पहले ना सी शेल्स को एक करेंसी की तरह यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये जो कोरीज थी, हमें दिखता है कि मालदीव्स की कोरीज चाइना और ईस्ट अफ्रीका में पाई गई। दैट मीन्स कि सामान की खरीदी बिक्री हो रही थी। अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरीज हैं तो वो भी अगर जैसे यूरोप से वापस इधर एशिया में आ रहे हैं तो वो अपने क्रिश्चियन धर्म को फैलाएंगे। ये तो चाइनीज खाना है, नूडल्स तो चाइना में मिलते हैं और हम उसको कुछ इंडिया में तो कुछ अलग ही तरीके से नूडल्स को इंडियनाइज करके बना लेते हैं, मसाले वसाले डाल के, तड़का वड़का मार के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द चैप्टर कॉल्ड द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये तो इतना बड़ा चैप्टर है, हम आज की क्लास में इसको कैसे कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि इस साल इस चैप्टर में से हमारा टॉपिक 1 से लेकर 1.3 तक जो है, लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ओनली दैट पार्ट इज कमिंग। लाइक उसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है चैप्टर में, बोर्ड में। तो ऑब्वियस सी बात है कि विल बी स्टडिंग दैट टॉपिक और आज की क्लास में हम उस टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले यहां पर आगे बढ़ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं और यहां पर देखिए, सिंपली बात हो रही है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। बच्चों, जब मैं ग्लोबल वर्ल्ड या ग्लोबलाइजेशन की बात करती हूं तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दैट? वी ऑल नो कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में एक इंटरकनेक्टिविटी बन चुकी है। वर्ल्ड के अलग अलग देश जो है आज बहुत ज्यादा आपस में जुड़ चुके हैं, चाहे वो इंटरकनेक्शन ट्रेड के थ्रू हो, चाहे वो लोगों के मूवमेंट के थ्रू हो, चाहे वो हो सकता है कल्चर के थ्रू हो, इकोनॉमीज के थ्रू हो। तो थ्रू ऑल ऑफ दोज प्रोसेसेस जो वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज हैं, दे हैव बिकम इंटरलिंक्ड, वो इकोनॉमीज जुड़ चुकी है। अब हम लोगों को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन एज अ फिनोमेना काफी रीसेंट फिनोमेना है, काफी लाइक थोड़े साल पहले ही आया है, बट ऐसा नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आपको यही बताया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐतिहासिक चीज है जो बहुत समय से चलती हुई आ रही है, बहुत पहले से चलते हुए आ रही है। तो वो जो ग्लोबल वर्ल्ड है हमारा, प्री मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, फिर मॉडर्न वर्ल्ड में जो है वो ग्लोबलाइजेशन का प्रवेश होता है, तो कैसे जो है चीजें पहले से ही इंटरकनेक्ट हो रही थी वर्ल्ड में, वो सारी चीजों की बात इस चैप्टर में हम लोग करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, यानी कि मॉडर्निटी के आने से पहले क्या चल रहा था दुनिया भर में। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 years or so, but global world has a long history of trade, migration of people in search of work, the movement of capital and much else. तो वही बात है कि हम लोग जब भी ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वी थिंक कि ये बहुत नई सी चीज है। शायद अभी अभी ग्लोबलाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी के आने से, या फिर जब से मतलब लोगों के पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है ना। तो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस तब से ही इमर्ज हुआ है। बट ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस फास्ट हुआ होगा, बट इमर्ज अभी से नहीं हुआ। एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, एक बहुत लंबा इतिहास रहा है ग्लोबल वर्ल्ड में, जहां पर लोग ट्रेड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, माइग्रेट करते थे, ठीक है। साथ ही में काम की तलाश में माइग्रेट करते थे, उसी के साथ लोग जो है पैसे की मूवमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह होती थी। तो ये सारी चीजें बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं। All through history, human societies have been interlinked, and from the ancient times, travelers, traders, priests, pilgrims traveled vast distances for knowledge, opportunity, spiritual fulfillment or to escape persecution. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि all throughout history, इतिहास के दौरान ही हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटीज है, जो हमारा मानव समाज है, वो एक तरीके से आपस में जुड़ चुका है। एंशिएंट टाइम से ही, पौराणिक समय से ही जो ट्रैवलर्स हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं बच्चों, जो व्यापार करते हैं, जो प्रीस्ट हैं, पंडित वगैरह, पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री हैं, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। कभी कभी हम बोल सकते हैं नॉलेज हासिल करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। कभी कभी कोई अवसर मिल जाए किसी को कि यार जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर नौकरी वगैरह अच्छी नहीं है, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं है, तो शायद मैं किसी दूसरी जगह जाऊं तो वहां पर मुझे अवसर मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, जैसे कोई तीर्थ यात्री हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, या फिर टू एस्केप परसिक्यूशन। अब बच्चों, परसिक्यूशन का क्या मतलब होता है? परसिक्यूशन का मतलब होता है जब आपके देश के अंदर ही आप लोगों को पनिश किया जाता है या हैरेस किया जाता है किसी वजह से। वो वजह हो सकती है कि आपके नस्ल की वजह से,
वो हो सकता है कि आपके एक तरीके से धर्म की वजह से आपके साथ ऐसा चल रहा है या हो रहा है कि आपने कोई पॉलिटिकल ओपिनियन अपनी दे दी जिसकी वजह से आपको दंड दिया जा रहा है या हैरेस किया जा रहा है। तो उस चीज को एस्केप करने के लिए भी बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो ये जो मूवमेंट है ऑफ पीपल दैट केप्ट ऑन हैपनिंग सिंस द एंशिएंट टाइम, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ रीसेंट थिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लोग जो है अपने साथ सामान भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, पैसा भी लेकर जाते थे, अपनी जो वैल्यूज हैं जो आपने सीखा है, अब बचपन से ही हम लोग बहुत सी शिक्षा लेते हुए आते हैं, है ना, हमको पता होता है कि यार क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब वैल्यूज भी, अब आप कल को आप एक इंडियन हो, आप कल को कनाडा जाओगे या कहीं पर भी जा रहे हो, बाहर किसी बाहर देश में जा रहे हो, तो आपके साथ एक आपकी जो वैल्यू सिस्टम है वो भी आप कैरी करके लेकर जा रहे हो, राइट। तो कल को आप वहां पे जाके जो आपने बचपन से सीखा है, those things are inherent, they are within you, तो you are obviously taking that along with you। स्किल्स जो हैं आपकी, जो आइडियाज हैं, इन्वेंशंस हैं, जर्म्स, डिसीजेस भी लोग अपने साथ कैरी करके लेकर जाते हैं। आप लोगों ने बच्चों देखा ही होगा कि कोविड के टाइम पे कैसे तेजी से पूरे वर्ल्ड में कोविड की बीमारी फैली थी, राइट। तो ऐसा नहीं था कि उसको कोई डेलिबरेटली अपने साथ लेकर जा रहा था कि यार चलो मैं ये बीमारी लेकर चलता हूँ। वो बीमारी क्योंकि कुछ लोगों को थी, लोग ट्रैवल कर रहे थे तो दूसरे लोगों को हो जा रही थी, कम्युनिकेबल थी चीज, तो इट्स लाइक दैट। तो जर्म्स और डिसीजेस भी लोग पहले से ही कैरी कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के साथ ही कैरी हो रहा है ना वो। So as early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilizations with the present day West Asia। 3000 BCE के टाइम से ही, तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें 3000 BCE से लेकर ही एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड, समुद्री रास्तों के थ्रू जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो हमको उसके ट्रेसेस मिलते हैं कि यार उस टाइम से, मतलब 4000 साल पहले से ये सब चीजें चलती आ रही हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से मतलब ये सब चीजें इंटरलिंक करती हुई हमको मिलती है वेस्ट एशिया के साथ, कि उनके बीच में जो है ट्रेड चल रहा था। फॉर मोर देन अ मिलेनिया द कोरीज फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। कोरीज क्या होती है बच्चों? कोरीज का मतलब है सी शेल्स। पहले ना सी शेल्स को एक करेंसी की तरह यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये जो कोरीज थी, हमें दिखता है कि मालदीव्स की कोरीज चाइना और ईस्ट अफ्रीका में पाई गई। दैट मीन्स कि सामान की खरीदी बिक्री हो रही थी, मालदीव से सामान जो है चाइना और अफ्रीका में आ रहा होगा, फिर उसकी पेमेंट जो है एक तरीके से कोरीज में की जा रही होगी, या फिर सामान इधर से उधर जा रहा होगा, उसकी पेमेंट कोरीज में की जा रही होगी। तो ट्रेडिंग नेटवर्क जो है पहले से चल रहा है। यहां पर आपको यही बात पता चलती है कि एक जगह की कोई चीज, करेंसी किसी दूसरी जगह पे मिल रही है, करेंसी का एक्सचेंज मिल रहा है, दैट मीन्स ट्रेड चल रहा था। लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिसीज कैरिंग जर्म्स में ऑल्सो बी ट्रेस्ड फार बैक एज इन 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में भी हमको ट्रेसेस मिलते हैं कि कुछ डिसीजेस और जर्म्स जो लोग अपने साथ कैरी करके आए थे उसके, ठीक है, जो बाकी लोगों में उन्होंने फैला दिए। ओके, चलो अभी तो यहां पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है। ये देखिए, ये पिक्चर आप लोग देख सकते हो, ये आपकी किताब में भी बन रखी है। इस पिक्चर में क्या है ये? दिस इज द इमेज ऑफ अ शिप on a memorial stone, Goa Museum, 10th century CE. So from the 9th century, the images of ships appear regularly in memorial stones found in the western coast, indicating the significance of oceanic trade. तो यार ये हमको ना बहुत ही पुराना एक मेमोरियल स्टोन के ऊपर शिप की इमेज मिलती है, जिसका सिंपली ये मतलब है कि उस समय से ही शिप बना रखे तो होता होगा ना, शिप को कहीं तो लेकर जाते होंगे, समुद्र में उतारते होंगे, राइट। तो वही वाली चीज है कि वेस्टर्न कोस्ट पे ये इमेज पाई गई है। दैट मीन्स उस टाइम पर ओशियानिक ट्रेड हुआ करता था, कोस्टल ट्रेड हुआ करता था हमारे वेस्टर्न कोस्ट से। पता चल गया है हमको, राज नहीं रही है बात। उसी के साथ बच्चों हमें जो है और भी एविडेंसेस मिलते हैं हमारे हिस्टोरियंस को, और हमें पता चलता है अबाउट द सिल्क रूट, सिल्क रूट दैट लिंक्ड द वर्ल्ड। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम सिल्क रूट क्या है? सिल्क जो कपड़ा होता है क्या उससे बना हुआ रास्ता है? तो नहीं बच्चों, सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता था जिसके थ्रू ट्रेड ऑर्गेनाइज किया जाता था। किसके बीच में? देखिए, व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस नोन एज द सिल्क रूट? तो ऐसा नहीं है कि सिल्क रूट एक तरीके से सिल्क के कपड़े की रास्ता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो सिल्क रूट एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ द वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिफरेंट और डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सिल्क रूट एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इस चीज को समझने के लिए कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड कैरी आउट हो रहा था
और उसी के साथ जो कल्चर है वो भी जुड़ रहा था एक जगह का दूसरी जगह से। कल्चरल लिंक्स, सांस्कृतिक रूप में भी दुनिया जो है आपस में जुड़ रही थी। लोग जो अलग अलग हिस्सों में रहते थे वहां के कल्चर्स भी पहचाने जा रहे थे। तो ये देखो आप लोगों को ये दिख रहा है यहाँ पे, चाइना से लेकर ये रास्ता जा रहा है जा रहा है जा रहा है हमारे हिमालयाज के बिल्कुल ऊपर से पर्शिया और यहाँ पर यूरोप तक जाता था ये रास्ता। तो एक तरीके से बच्चों एशिया और यूरोप को लिंक करता हुआ रास्ता था जिसके थ्रू ट्रेड कैरी आउट होता था। सिल्क रूट का जो नाम है, इट पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। और यार हमने ना इसका नाम सिल्क रूट इसलिए रखा है क्योंकि सिल्क चाइना से इस रूट के थ्रू ट्रेड करवा के लेकर जाते थे। ठीक है, तो इस रूट के थ्रू एक सामग्री जिसका ट्रेड किया जाता था दैट वाज सिल्क। इस वजह से उसका रूट का नाम ही सिल्क रूट रख दिया है। नॉट ओनली सिल्क, सिल्क के साथ और भी चीजों का ट्रेड होता था, बट हाँ सिल्क बहुत प्रेशियस सी चीज मानी जाती है ना, तो इसलिए हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई करा है बहुत सारी सिल्क रूट्स लैंड के ऊपर, सी के ऊपर, जो कि एशिया को लिंक करती थी यूरोप के साथ और नदर्न अफ्रीका के साथ। तो एशिया के अलग अलग हिस्सों को लिंक करते हुए भी ये रूट्स हैं और एशिया को यूरोप और नदर्न अफ्रीका के साथ लिंक करते हुए भी ये रूट्स हैं। तो जितने भी रास्ते हैं जिसके थ्रू ट्रेड को कैरी आउट किया जाता था उनको हिस्टोरियंस ने सिल्क रूट का नाम दिया है। क्रिश्चियन एरा के पहले एग्जिस्ट करती थी इस रूट के थ्रू चाइनीज पॉटरी, यानी कि बच्चों चाइना के अंदर जो मटके वटके बनाए जाते थे, साथ ही में कपड़े, स्पाइसेस, मसाले इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, ये सारी की सारी चीजें इस रूट के थ्रू पहुंचाई जाती थी यूरोप तक। और बदले में क्या मिलेगा? अब यहां पर बच्चों ऑब्वियसली इतनी मेहनत से आजकल तो हवाई जहाज उड़ाओ और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओ, है ना, टेक ऑफ लैंड, तो ये तो होता ही है। लेकिन उस समय पे तो ऐसा नहीं होता था। तो फिर इतनी मेहनत से सोचो, ये कैमल्स यहाँ पर तो दिख रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल से सामान को लोड करके लोग लेकर जाते होंगे। और तब तो कुछ इतनी वेल डेवलप्ड सड़कें वगैरह भी नहीं होती होंगी, कितने खतरनाक स्थिति में लेकर जाते होंगे। तो इतनी दूर तक लेकर जा रहे तो जाहिर सी बात है यार कि उसको बेचने लेकर जाते थे, और सामान बेचेंगे जब तो बदले में पैसा तो मिलेगा। तो पैसे के तौर पर हमको गोल्ड एंड सिल्वर जो प्रेशियस मेटल्स हैं ये यूरोप से मिलते थे। तो एशिया से बहुत सारा सामान जा रहा है, जैसे कि चाइना की पॉटरी है, इंडिया से स्पाइसेस है, टेक्सटाइल्स है, कपड़ा लत्ता है, ये सारा ले जाकर यूरोप में दिया, बदले में गोल्ड और सिल्वर मिला एज अ पेमेंट, और उसको लेकर लोग वापस आ जाते थे। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वेंट हैंड इन हैंड, क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स, बुद्धिज्म। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है कि ट्रेड तो चलो चल ही रहा था, लोग तो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जा ही रहे थे, लेकिन ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज दोनों चीजें हो रही थी। व्यापार के साथ साथ एक तरीके से संस्कृतियां भी फैल रही थी, धर्म फैल रहे थे, बौद्ध धर्म, हमारा ईसाई धर्म, उसी के साथ हमारा जो इस्लामिक धर्म है, ये सारे के सारे धर्म भी फैल रहे थे। तो ऑब्वियस सी चीज है ना कि कोई जैसे बुद्धिज्म जो प्रैक्टिस करता है इंसान, अगर वो इस रूट के थ्रू किसी दूसरी जगह पे जा रहा है तो वो जिस जगह पहुंच रहा है वहां पर भी वो अपना धर्म फैलाएगा, है ना। मुस्लिम प्रीचर्स अगर किसी जगह पे आ रहे हैं तो वो अपना जो मुस्लिम रिलीजन है उसको स्प्रेड करेंगे। अगर कोई क्रिश्चियन मिशनरीज हैं तो वो भी अगर जैसे यूरोप से वापस इधर एशिया में आ रहे हैं तो वो अपने क्रिश्चियन धर्म को फैलाएंगे। तो इस तरीके से इन रूट्स के थ्रू ट्रेड तो चलो चल ही रहा है, बट व्हेन द पीपल आर coming from one place to another, they are also carrying their religion with them, they are kind of trying to spread their religion, और वो religion भी फैला है। तो एक तरीके से कल्चर्स भी अलग अलग जगहों के आपस में जुड़े हैं। ऑलराइट, तो दिस इज द सिल्क रूट। अब जो है और क्या क्या हो रहा था, फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको इसमें पता चलेगी यार। आजकल के टाइम पे ना हमको क्या लगता है कि जैसे इंडिया का जो खाना है, हम बोलेंगे दाल, रोटी, सब्जी, राजमा, चावल, है ना, ये सब इंडिया को बिलोंग करता है। पंजाब का हमें पता होगा, साउथ इंडिया का पता होगा कि ये सारी चीजें इंडिया को बिलोंग करती है। उसी सेम तरीके से हम कहते हैं यार नूडल्स, ये तो चाइनीज खाना है, नूडल्स तो चाइना में मिलते हैं, और हम उसको कुछ इंडिया में तो कुछ अलग ही तरीके से नूडल्स को इंडियनाइज करके बना लेते हैं, मसाले वसाले डाल के, तड़का वड़का मार के। उसी के साथ बच्चों अगर मैं बोलूं पास्ता, तो आपके दिमाग में एकदम से आइडिया आएगा ना, अरे पास्ता, पास्ता तो इटालियन है। अब हमें ना ये सारे क्यूजीन्स के बारे में पता होता है, बट पता है आप लोगों को आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चलने वाली है, और वो ये है
कि कुछ फूड आइटम्स जो हमको किसी एक पर्टिकुलर जगह के लगते हैं ना, वो ओरिजिनली उस जगह के थे ही नहीं, उनको तो वहां पर ले जाया गया था, उनको तो वहां पर पहुंचाया गया था। तो इन फूड आइटम्स की ओरिजिनेशन क्या है, कहां से ये ओरिजिनेट हुए? आज तो हमारे पास बहुत वैरायटी है खान पान की, लेकिन एक टाइम पर ये फूड आइटम्स कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुए थे, फिर कहीं पहुंच गए और फिर हमें लगता है कि ये शायद उस जगह को बिलोंग करते हैं। सो वो सारी कंफ्यूजन मैं आज आपकी दूर करती हूँ। देखिए, ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स जब ये लोग ट्रैवल भी कर रहे थे तो ये नई नई जो फसल होती है ना उसको इंट्रोड्यूस भी करते हैं दूसरी जगहों पर। अब जैसे मैं इंडिया से जा रही हूँ कहीं पे, अब मैं कनाडा चली गई, कनाडा में अब लोग राजमा चावल के बारे में नहीं जानते, पर मैंने बोला यार हमारे देश में तो ये खाते हैं, चलो मैं तुम्हें बना के खिलाती हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से अब वहां पे लोग ये बना बनू के नहीं खिला रहे थे, बट हाँ, whenever they traveled to new places they introduced the food that they had already known। जैसे अगर चाइना से कोई बंदा जा रहा है, वो कह रहा है अरे नूडल्स नहीं पता आप लोगों को, तो वो नई जगह पर नूडल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उस तरीके से अब नूडल्स जो है चाइना का डिश है, लेकिन जब ये चीज वेस्ट में जाती है, नूडल्स जब वेस्ट में जाते हैं, यानी कि जैसे चाइना इधर है, जब वेस्ट में नूडल्स जाती हैं यानी कि यूरोपियन साइड पर, तो ये स्पेगेटी बन जाती हैं। बच्चों आपने स्पेगेटी पास्ता खाया होगा, राइट? ऐसा होता है। तो स्पेगेटी और नूडल्स सेम ही चीज है एक तरीके से, बट वहां पर उसको पास्ता बना दिया, वैसे वो चाइना की नूडल्स थी, तो वेस्ट में वो जाती है, तो नूडल्स एक्वायर्स अ न्यू फॉर्म, दैट इज द स्पेगेटी पास्ता। उसी के साथ साथ आप लोगों को लगता है कि पास्ता तो इटालियन है, लेकिन यार पास्ता को कौन लेके गया था इटली? अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली, जो कि एक आइलैंड है इटली में। तो पास्ता ओरिजिनली अरब ट्रेडर्स, अरेबियन ट्रेडर्स जो थे वो लेकर आए थे सिसिली में, और सिसिली अब इटली का हिस्सा है। तो सिसिली में वो पास्ता इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब हम लोगों को लगता है कि यार पास्ता इट्स एन इटालियन डिश, लेकिन ओरिजिनली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अरब ट्रेडर्स। ऑलराइट, आगे चलो। ये देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर करा अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। और जब हम यहाँ पे दी अमेरिकाज की बात कर रहे हैं ना, तो बच्चों दी अमेरिकाज इंक्लूड्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है। तो ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन अमेरिका। अब देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर करा। अब मैम डिस्कवर करा मतलब बच्चों पहले ना अमेरिका ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता था, बट कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया था। तो वहां के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, यानी कि द पीपल हु ओरिजिनली बिलोंग देयर, ओनली दोज पीपल यूज्ड टू लिव, जो ये भी नहीं जानते थे कि वर्ल्ड में और भी कोई जगह है, वो वहीं पे रहते थे। अब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, उन्होंने खोज करी अमेरिका की, उन्होंने ढूंढ निकाला कि यार अमेरिका जैसी चीज भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। और जब वो अमेरिका गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि अमेरिका की जो लोकल पॉपुलेशन है वो तो वहां पे अलग अलग क्रॉप्स उगा रही है, जैसे कि पटेटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमेटोज, चिली, स्वीट पटेटोज। आज के टाइम पे तो हमें लगता है ना अरे आलू, टमाटर, ये सब चीजें तो बड़ी कॉमन है। इंडिया के अंदर तो इतने वेजिटेरियन लोग हैं, सारे यही सब खाते हैं, है ना, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। अब बताओ यार, ये सब चीजें एक टाइम पे पीपल डिड नॉट नो अबाउट देम, कि यार आलू जैसी चीज भी कुछ होती है, या फिर शकरकंदी चीज भी जैसी कोई चीज होती है। ये सब चीजें अमेरिका में जो वहां की लोकल पॉपुलेशन थी वो उगाती थी। अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है, ये सब डिस्कवर करा। उसके बाद बच्चों ये सब क्रॉप्स जो है दूसरी जगहों में इंट्रोड्यूस किए गए, फिर लोगों को इन क्रॉप्स के बारे में पता चला। अब देखो, sometimes new crops could make the difference between life and death। कभी कभी जो नए क्रॉप्स जो आपने जिनकी खोज करी है, कभी कभी वो क्रॉप्स लाइफ एंड डेथ का को मतलब क्वेश्चन करने लग जाते थे, जिंदगी और मौत पर सवाल बनने लग जाते थे। कैसे? देखिए, यूरोप्स पुअर began to eat better, live longer with the introduction of the humble potato। बच्चों यूरोप के अंदर जो गरीब लोग थे, पहले तो उनको पता ही नहीं था कि आलू जैसी भी कोई चीज है ना, पर फिर अमेरिका में आलू डिस्कवर करे गए, फिर यूरोप में भी आलू को उगाया जाने लगा, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो यूरोप के जो पुअर लोग थे, अब वो ना आलू खाते थे, आलू खाने लग गए। मतलब आलू सस्ता होता था, आलू में जो है पेट वेट भी भर जाता है, आलू खाकर आलू जैसा बन जाता है इंसान। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आलू की खोज से किस तरीके से यूरोप के जो गरीब लोग थे वो ज्यादा बेहतर जीने लगे, ज्यादा बेहतर खाने लगे, ठीक है। सो दे यूज्ड टू ईट पोटैटो। किस किस का फेवरेट है आलू, मुझे बताना कमेंट्स में। आयरलैंड के पुअर पेजेंट्स became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of
स्टार्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन कैसे बन गया? देखो कुछ लोगों को तो एक जीवन मिला है पोटैटो की वजह से, कि वो लोग अब बेहतर खाने लगे हैं, बेहतर जीने लगे हैं, बेटर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन उनको मिला है इन द फॉर्म ऑफ पोटैटो, ठीक है। लेकिन डेथ कैसे कॉज करी किसी नए क्रॉप ने या पोटैटो ने? तो आयरलैंड के जो गरीब किसान थे वो इतने ज्यादा निर्भर हो गए थे आलू पर कि वो लोग आलू ही खाते थे। फिर क्या होता है, एक दिन या थोड़े टाइम में आलू की फसल हो जाती है खराब, ठीक है। पोटैटोज की जो फसल थी वो डिसीज ने डिस्ट्रॉय कर दी। दैट मीन्स फसल खराब हो गई, क्रॉप फेलियर हो गया, एक फेमीन, एक भुखमारी जैसी सिचुएशन आ जाती है। और बच्चों hundreds of thousands died of starvation। अब इन लोगों के पास कोई दूसरा सोर्स ही नहीं था खाने के लिए, तो भूख के कारण बहुत से आयरलैंड के लोग मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि आलू का जो क्रॉप है उसके एक तरीके से हम बोल रहे हैं फसल खराब हो गई। दैट इज वाई दैट बिकेम अ रीजन कि a lot of people died। तो आप सोचो कि कैसे नए क्रॉप्स एक तरीके से लाइफ और डेथ में रिजल्ट करते थे। कुछ लोगों को तो एक नया जीवन मिल रहा है, नया सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो काफी घातक हो गया जब नहीं मिला तो। ऑलराइट, आगे चलिए। अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, एंड दिस इज लाइक द लास्ट टॉपिक दैट इज कमिंग इन द बोर्ड्स। बस इतना सा चैप्टर आ रहा है, फटाफट से इसको पढ़ के भी कंप्लीट करते हैं बच्चों। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी पर जीत हासिल कर रहे हो, जीत हासिल कर ली है आपने। डिसीज होती है बीमारी, ट्रेड होता है व्यापार, सभी को पता है। So European sailors found a sea route to Asia and successfully crossed the western coast to America. Pre-modern world shrank greatly. अब बच्चों धीरे धीरे ना लोग उस टाइम पे ना अपने, मतलब मैं क्या बोलूं, अपनी शिप विप लेके ना उतर रहे थे, और एक के बाद एक न्यू जो लैंड रूट है, न्यू जगहें जो है उनको डिस्कवर कर रहे थे, जिस वजह से यहां पर लिखा है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक। श्रैंक का क्या मतलब होता है? छोटी हो गई कोई चीज। अभी आप सोचो कि मैम मतलब लोग अपनी शिप लेके निकल रहे हैं तो वर्ल्ड ऐसे स्क्वीज होता जा रहा था क्या, श्रिंक होता जा रहा था क्या? तो ऐसा नहीं था। यहां पर लिखा है प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक। इसका ये मतलब है कि यार देखो, जब तक आपको कोई जगह पता नहीं है दैट मीन्स कि यू डू नॉट नो अबाउट इट, बट व्हेन यू गेट टू नो अबाउट इट तो आपको लगता है मतलब एक तरीके से डिस्टेंस कम हो गया है आपके बीच में, है ना, कि आपको किसी नई जगह का पता चल गया है। तो अब जो है इस तरीके से प्री मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पे बोला जा रहा है कि इट श्रैंक इन द सेंस कि पीपल वर गेटिंग टू नो अबाउट न्यू प्लेसेस। तो हाँ, यूरोपियन सेलर्स ने एक समुद्री रास्ता निकाल लिया एशिया तक, और फिर उन्होंने वेस्टर्न ओशन क्रॉस करके अमेरिका तक भी वो पहुंच गए। तो एशिया भी डिस्कवर कर लिया, अमेरिका भी डिस्कवर कर लिया। तो इस तरीके से जब डिस्कवर करते जा रहे हैं तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड और श्रिंक होता जा रहा है और इंटरकनेक्ट होता जा रहा है। इंडिया का ट्रेड चलता था इंडियन ओशन के थ्रू। इंडियन ओशन के अंदर एक बस्लिंग ट्रेड चलता था, मतलब काफी हल्ला गुल्ला रहता था, उस टाइप का ट्रेड चलता था कि सामान आ रहा है, लोग जा रहे हैं, नॉलेज, कस्टम्स, हर चीज का ट्रांसफर हो रहा है उस ट्रेड के थ्रू। अमेरिका, इट्स वास्ट लैंड्स, अबंडेंट क्रॉप्स, मिनरल्स बिगैन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लाइव्स एवरीवेयर। और अमेरिका को नया नया डिस्कवर किया गया था, वहां पर इतने सारे क्रॉप्स की खेती होती थी, तो उसके जो नई नई जमीनें मिली थी, उसके वहां पर मतलब क्रॉप्स तो मिले ही मिले थे, साथ ही में बहुत सारे मिनरल्स मिले थे। तो इन सब चीजों की वजह से भी बच्चों वर्ल्ड में जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो रही थी, क्योंकि अब लोगों को एक तरीके से नए क्रॉप्स के बारे में पता चला। ठीक है, नए क्रॉप्स के साथ 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 हम ये भी बोल सकते हैं कि लोगों को मिनरल्स के बारे में पता चला, माइनिंग वगैरह होने लगी, बाकी लोगों तक भी मिनरल्स पहुंचे ट्रेड के थ्रू, वो सारी चीज। प्रेशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर, from mines located in present day Peru and Mexico enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia। अब बच्चों कुछ बहुत ही प्रेशियस मेटल्स, पर्टिकुलरली सिल्वर की बात हो रही है, चांदी की बात हो रही है यहाँ पे। चांदी हो गई किसकी? हम लोग देखते हैं कि यूरोपियंस को पता चलता है, यूरोपियंस ना बड़े चंट और शातिर लोग थे, उनको ना पता चलता है कि यार देखो पेरू और मेक्सिको जो कि साउथ अमेरिका में जगहें हैं, यहाँ पर ना बहुत सारे माइंस हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, और अभी तक वो माइंस और मिनरल्स का ना कोई फायदा नहीं उठा पाया है। तो यूरोपियंस पहुंच जाते हैं वहां पे, धमक पड़ते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और फिर वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके वापस यूरोप लाते हैं। और बच्चों यही मिनरल्स जो ये एक तरीके से पेरू और मेक्सिको से लेकर आए थे, उसी मिनरल्स, उसी सिल्वर और गोल्ड से ये लोग हमें पे करते थे। अभी आपने पढ़ा था ना पीछे कि सिल्क रूट में जब हम ट्रेड कर रहे थे यूरोप के साथ में, तो हमें एज अ पेमेंट गोल्ड और सिल्वर मिल रहा था।
ये गोल्ड और सिल्वर भी इनका खुद का नहीं था, तो वहां की माइन से माइनिंग करके सिल्वर को लेकर आए हमारे यूरोपियंस, क्योंकि हमारे यूरोपियंस जो है ना बहुत ही तेज तर्रार फुर्तीले लोग थे। उनको पता चल गया कि यार साउथ अमेरिका के अंदर ना सिल्वर गोल्ड ये सारे के सारे मिनरल्स मौजूद हैं, तो फटाफट से चलो और निकाल के लेकर आओ। तो ये लोग वहां से माइनिंग करके लेकर आए। यूरोप की वेल्थ इस चीज से बढ़ती है और फिर यूरोप इसी प्रेशियस मेटल्स का इस्तेमाल करता है अपनी पेमेंट्स को देने में। तो आप लोगों को अगर ध्यान हो, हम लोगों ने ना अभी एक टॉपिक पढ़ा था सिल्क रूट वाला। सिल्क रूट के अंदर जब ट्रेड चल रहा था बढ़िया तरीके से, तो जो भी सामान एशिया से यूरोप में जा रहा था उसके लिए हमें पेमेंट मिल रही थी प्रेशियस मेटल्स के तौर पर। और ये प्रेशियस मेटल्स खुद के यूरोप के थे भी नहीं, यूरोप इनको साउथ अमेरिका से लेकर आया था। उसी के साथ साथ लेजेंड स्प्रेड इन 17th century यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका's fabled wealth, many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of gold। ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्या बात हो रही है, लेजेंड्स यानी कि कहानियां जो फेबल्स हैं वो फैलने लग गई, बहुत सी अफवाहें उड़ने लग गई कि एल डोराडो एक जगह है साउथ अमेरिका के अंदर जो कि सोने की नगरी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लंका सोने की नगरी है, तो वैसे यहां पर भी लेजेंड्स और कहानियां फैलने लग गई कि एल डोराडो इज अ प्लेस इन साउथ अमेरिका जो कि सोने की बनी हुई है। तो अब एक्सपीडिशंस लोग सफर पर निकल गए कि चलो भाई अब हम एल डोराडो को ढूंढेंगे, कौन से सोने की नगरी है वो देखेंगे और वहां से सोना लेकर आएंगे। सब लालची थे। आगे क्या होता है, अब यहां पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। Portuguese and Spanish conquest and colonization of America are not just a result of superior firepower, germs such as those of smallpox, they carried on their person। अब देखो बच्चों, हमने सुना है कि लड़ाइयां जब लड़ी जाती हैं या फिर कोई पावर है जो कि किसी दूसरी जगह गई है, वहां पर जीत गई है, वहां पे उसने कब्जा कर लिया है, तो ये कब्जे वाली बात, लड़ाइयों वाली बात हमेशा जब भी हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि यार लोगों ने ना हथियारों का इस्तेमाल करा होगा इन ऑर्डर टू विन अ वॉर, इन ऑर्डर टू annex a territory, people might have used arms, हथियार का यूज करा होगा। बट यहां पर हम देखते हैं कि पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग जब निकलते हैं अमेरिका के ऊपर, कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका को एक तरीके से अमेरिका पे कब्जा करने के लिए, तो यहां पर वो फायर पावर से नहीं जीतते बल्कि एक बीमारी जो है उनको जिता देती है। सुनने में बहुत ही अटपटा लग रहा है कि बीमारी कैसे जिता देती है, तो देखिए अभी हम समझेंगे कि सुपीरियर फायर पावर से नहीं बल्कि जर्म्स जैसे कि स्मॉल पॉक्स की वजह से ये लोग जीत हासिल करते हैं। हाउ? अमेरिका की जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिसीजेस दैट केम फ्रॉम यूरोप। स्मॉल पॉक्स प्रूव्ड अ डेडली किलर पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। अब ये पोर्टुगीज स्पेनिश लोग अमेरिका में पहुंचते हैं और इनका तो मकसद यही था कि हमें अमेरिका पे कब्जा करना है, जीत हासिल करनी है और यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हथियाना है। अब वो अमेरिका पहुंचते हैं बट उनके लिए ना चीजें काफी आसान हो जाती हैं क्योंकि यूरोपियंस ऑलरेडी दे वर इम्यून, उनके अंदर इम्यूनिटी थी कुछ डिसीजेस को लेकर, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। आप लोगों को पता होगा, लाइक इसको लोकल लैंग्वेजेस में जैसे चिकन पॉक्स होता है तो उसी का एक माइल्ड वर्जन होता है स्मॉल पॉक्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं कि माता आ गई है ना। तो वो सारी जो चीजें होती है, तो वही वाली बीमारी जो थी अब यूरोपियंस में पहले ही फैल चुकी थी, तो दे हैड इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिसीज। बट अमेरिका के लोग जो कि अभी बहुत समय तक वर्ल्ड से बिल्कुल अलूफ थे, वो तो वर्ल्ड में किसी और को जानते ही नहीं थे, तो अभी नया नया अमेरिका डिस्कवर हुआ था। अमेरिका के जो इनहैबिटेंट्स थे दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिसीजेस। तो जैसे यूरोपियंस अमेरिका में आते हैं, किसी के अंदर होगा कुछ इन्फेक्शन, जर्म्स वगैरह, तो ये जर्म्स इतनी तेजी से पूरे अमेरिका में फैलते हैं कि इतने सारे अमेरिकन स्मॉल पॉक्स की वजह से मर जाते हैं और पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग जीत हासिल कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं अमेरिका के ऊपर, हथियारों से नहीं बल्कि स्मॉल पॉक्स की वजह से। Thousands fled Europe for America। अब बहुत से लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका में जाने लगते हैं, क्यों? अब ये ना एक क्वेश्चन आता है, इस वजह से मैंने पॉइंटर्स में लिख दिया है। तो यहां पर बच्चों मैंने आपको दो क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कभी कभी डिसीजेस की वजह से भी कॉन्क्वेस्ट हो जाता था इंस्टेड ऑफ द फायर पावर, तो उसमें आपको ये वाला स्मॉल पॉक्स वाला एग्जांपल लिखना होगा। और अभी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बहुत से लोग यूरोप को छोड़कर अमेरिका चले गए थे, तो अंटिल द 19th century पॉवर्टी हंगर वर वेरी कॉमन इन यूरोप। सबसे पहला रीजन यूरोप छोड़ने का और अमेरिका जाने का यही था कि यूरोप के अंदर गरीबी और भुखमारी बहुत ज्यादा फैल रही थी। सिटीज वर क्राउडेड, डेडली डिसीजेस वर वाइड स्प्रेड। जो शहर थे वहां पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी थी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर हो चुकी थी और डेडली डिसीजेस, बहुत ही घातक जो बीमारियां थी वो फैल रही थी।
तो ये भी रीजन था वहां से निकलने का। तीसरी चीज है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि जो धर्म के वजह से जो लड़ाइयां हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर होती रहती थी, और उसी के साथ साथ रिलीजियस डिसेंटर्स यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि इस्टेब्लिश्ड बिलीव्स, जो चीजें ऑलरेडी जैसे चर्च ने बता रखी हैं, बोल रखी है, उन चीजों में जो विश्वास नहीं करते थे, उन डिसेंटर्स को परसिक्यूट किया जाता था, यानी कि उनके साथ हैरेसमेंट की जाती थी, उनको पनिश किया जाता था। तो इन सब चीजों की वजह से भी लोग यूरोप से भाग रहे थे। और लास्ट चीज है कि लोग यूरोप से इसलिए भी भाग रहे थे बिकॉज दे वांटेड कि जो अमेरिका है अभी वो एक नया नया लैंड डिस्कवर हुआ है, तो वहां पर हम लोग जाएंगे, वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत मिनरल्स हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत क्रॉप्स हैं, तो हम लोग प्लांटेशन फार्मिंग करेंगे, वहां पर जाके खेती बाड़ी करेंगे, कॉटन की, शुगर की, और फिर उन सब सामान को हम लोग यूरोप में बेचेंगे। ठीक है, दिस वाज देयर आइडिया। तो कुछ लोग काम की वजह से जा रहे थे, कुछ लोग परसिक्यूशन से भागने के लिए जा रहे थे, कुछ लोग पॉवर्टी, हंगर जैसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जा रहे थे, और कुछ लोग डेडली डिसीजेस और क्राउड से भागने के लिए अमेरिका में जाते जा रहे थे। तो अमेरिका में भीड़ बढ़ेगी, राइट। उसी के साथ साथ 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में से हुआ करती थी, लेकिन 15th सेंचुरी से चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट्स, रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन। तो एक ऐसा भी समय था कि चाइना और इंडिया वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में से एक हुआ करती थी, बट फिर चाइना को ऐसा लगता है कि यार अब नाउ इज द टाइम कि मैं ना मतलब बिल्कुल आइसोलेट हो जाऊं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और मैं सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे फोकस करूं। ठीक है, तो चाइना जो है बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेता है दुनियादारी से कि हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम ठीक है, हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे फोकस करेंगे। और चाइना का ये जो वर्ल्ड में रोल है, जो हिस्सा है, वो कम होता गया और अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। ठीक है, यूरोप इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो एक तरीके से बच्चों बोला जा रहा है, अब अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो चाइना इंडिया आपके ईस्ट साइड में आएंगे, है ना, इधर चाइना आएगा, इधर इंडिया आएगा, यूरोप अमेरिका वेस्ट साइड में आएंगे। तो वही बोला जा रहा है कि इनिशियली तो इंडिया चाइना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे वर्ल्ड प्लेयर्स के हिसाब से, लेकिन चाइना ने क्योंकि अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अपना रोल रिड्यूस कर लिया, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर है, और अमेरिका की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस की वजह से, और यूरोपियंस भी लगे पड़े थे, तो इस वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वेस्टवर्ड्स मूव कर जाता है अमेरिका यूरोप की तरफ, और यूरोप जो है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड बन जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है। सिर्फ इतना सा ही हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों, ये हमारे बोर्ड्स में आने वाला है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है ये चैप्टर का, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कैसी लगी आज की क्लास हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और एसएसटी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आती रहेंगी। अगला लेक्चर आपको यहीं कहीं मिल जाएगा, सो कीप वॉचिंग दैट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।